गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र है। फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। आज हमारा टॉपिक है सरकार के अंग और उनके कार्य। जैसा आप इस रेखा चित्र में देख रहे हैं, इसमें सरकार को 3 अंगों में डिवाइड किया है। लेजिस्लेचर व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशियरी न्यायपालिका। सरकार के ये 3 अंग माने जाते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार क्या होती है, सरकार किसे कहते हैं? जैसा आप जानते हैं, राज्य एक अमूर्त संस्था है जो स्वयं कार्य नहीं करता। राज्य के कार्यों की पूर्ति करने वाला जो अंग है, जो संस्था है, वो सरकार है। सरकार से हमारा तात्पर्य उन सब व्यक्तियों, संस्थाओं और साधनों से होता है जिनके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है और उसे कार्य रूप प्रदान किया जाता है। तो राज्य वह संस्था हो गई जो राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति करती है। डॉक्टर गार्नर ने लिखा है, राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है उसे सरकार कहते हैं। बहुत अच्छी डेफिनेशन डॉक्टर गार्नर की है, परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। डॉक्टर गार्नर के अनुसार सरकार की परिभाषा लिखिए, तो राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के माध्यम से होती है उसे सरकार कहा जाता है। सरकार के 3 अंग, जैसे हमने रेखा चित्र में देखा था, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 अंग में सरकार को डिवाइड किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि इन तीनों अंगों में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह है व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, जिसके बारे में गिलक्राइस्ट ने लिखा है कि विधायी सत्ता सरकार के प्रमुख आधार का निर्माण करती है। गिलक्राइस्ट की ये डेफिनेशन है और ये कह रहे हैं कि सरकार का जो प्रमुख आधार है वो विधायी सत्ता के द्वारा निर्मित होता है। कार्यपालिका छोटे आधार का और न्यायपालिका अंत का। तो ये 3 आधार हम अगर डिवाइड करें तो व्यवस्थापिका का महत्व इस परिभाषा में गिलक्राइस्ट ने लिखा कि जो सबसे प्रमुख आधार है सरकार का, वो व्यवस्थापिका या विधायिका द्वारा बनाया जाता है। जिस प्रकार प्रमुख आधार छोटे आधार या अंत से महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार व्यवस्थापिका न्यायपालिका और कार्यपालिका से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं कि व्यवस्थापिका कौन कौन से कार्य करती है। ऐसे कौन से कार्य हैं जिसके कारण व्यवस्थापिका को इतना अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। शासन का चाहे कोई भी रूप हो, चाहे वो एक तंत्र हो, राजतंत्र हो, अधिनायक तंत्र हो, व्यवस्थापिका के जो कार्य हैं वो बहुत अधिक जो है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ही हमें देखने को मिलते हैं। चाहे वो संसदात्मक व्यवस्थापिका हो या सरकार हो या अध्यक्षात्मक सरकार हो, व्यवस्थापिकाओं की स्थिति भिन्न होती है, परंतु कार्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापिका को प्राप्त होते हैं। उनमें पहला है कानून निर्माण का कार्य। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कार्यपालिका व्यवस्थापिका का कि कार्य व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है। यह विभाग विधेयकों का प्रारूप तैयार करता है। विधेयक मतलब कानून का जो मोटा मोटा प्रारूप होता है उसे विधेयक कहते हैं। उस विधेयक का प्रारूप तैयार किया जाता है, उस पर वाद विवाद होता है, चर्चा होती है और फिर उसे संशोधन करने के बाद या बिना संशोधन के स्वीकार किया जाता है और कानून का रूप प्रदान किया जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि कानून का निर्माण होगा
उसी आधार पर कार्यपालिका काम कर सकती है। दूसरा काम है संविधान संशोधन का काम। प्राय सभी देशों में व्यवस्थापिका संविधान संशोधन का कार्य भी करती है। जैसे हर देश में इस कार्य की प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न हैं। जैसे इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर सामान्य बहुमत से ही संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है, जबकि अमेरिका और भारत में संविधान संशोधन की पद्धति कानून निर्माण की पद्धति से भिन्न है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में संविधान संशोधन की जो प्रक्रियाएं हैं, अनुच्छेद 368 में 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख है, परंतु संविधान में संशोधन करने की प्रक्रियाएं कुल 3 हैं। एक प्रक्रिया जो इंग्लैंड में के संविधान में है, सामान्य बहुमत वाली, वह पद्धति भी भारत में काम आती है। और भारत में 2 प्रक्रियाएं अनुच्छेद 368 में उल्लेखित हैं, जिसमें विशिष्ट बहुमत और विशिष्ट बहुमत के साथ आधे राज्य विधानमंडलों का समर्थन की जो प्रक्रिया है, उसके द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा विचार विमर्श का काम। पार्लियामेंट जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा के पार्लियामेंट वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है विचार के लिए सभा। फ्रेंच शब्द है पार्लियामेंट, उसी से शब्द बना है पार्लियामेंट, और इसका मीनिंग क्या निकलता है? विचार करने के लिए सभा। व्यवस्थापिका जो है वो विभिन्न समुदायों, स्वार्थों और दृष्टिकोणों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत एवं स्वतंत्र विचार विनिमय करती है, और अपने इस कार्य के आधार पर व्यवस्थापिका को लोकमत का दर्पण कहा जाता है, मिरर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका कानूनों के निर्माण के साथ ही साथ राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य भी करती है। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का जो सिद्धांत है वो वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता का प्रतीक है। ये अमेरिका की क्रांति से निकला था ये नारा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और वास्तव में जनता की प्रतिनिधि होने के नाते व्यवस्थापिका का ही नियंत्रण राष्ट्रीय वित्त पर होना स्वाभाविक है। अगला व्यवस्थापिका का कार्य है प्रशासन पर नियंत्रण। व्यवस्थापिका प्रशासनिक कार्यों में सीधे तौर पर भाग नहीं लेती, लेकिन प्रशासन पर कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य ही रखती है। व्यवस्थापिका द्वारा प्रशासन संबंधी कार्य संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं में भिन्न भिन्न रूप में किया जाता है। और व्यवस्थापिका के कार्यों के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्याय संबंधी कार्य। अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका कुछ न्याय संबंधी कार्य भी करती है। जैसे इंग्लैंड की व्यवस्थापिका का उच्च सदन लॉर्ड सभा उच्चतम अपील न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। फ्रांस की गणतंत्र परिषद, अमेरिका की कांग्रेस और भारत की संसद को भी उच्च कार्यपालिका पदाधिकारियों पर महाभियोग लगाने और उनका निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है। जैसा आप जानते हैं भारत में राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध जो महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया का संचालन संसद में ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाचन संबंधी कार्य। अधिकांश देशों में व्यवस्थापिकाएं निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती हैं। जैसे स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद के सदस्यों, न्यायाधीशों और प्रधान सेनापति का चुनाव करती है। और अगर हम भारत में देखें तो भारत में संघीय व्यवस्थापिका यानी हमारी संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। भारत की संसद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं, उनके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव भी
किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, समितियों और आयोगों की नियुक्ति। विधानमंडल समय समय पर किन्हीं विशेष कार्यों की जांच करने के लिए समितियों और आयोगों की नियुक्ति का कार्य करता है। अमेरिका में व्यवस्थापिका के दूसरे सदन सीनेट के द्वारा जांच समितियों की नियुक्तियां की जाती है, जो कि कार्यपालिका की शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण सिद्ध हुई है। भारत में भी संसद समय समय पर आयोगों की रचना करती है, जैसे वित्त आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग इसका अच्छा उदाहरण है। भारत में अमेरिका और इंग्लैंड के आदर्श पर सरकारी नियमों की रचना की गई है। नेक्स्ट, जन भावनाओं की अभिव्यक्ति। ये अगला बिंदु है हमारा कार्यों के अंतर्गत। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका एक ऐसा स्थान है जहां पर जनता के प्रतिनिधि सरकार का ध्यान जनता के कष्टों, जनता के हितों और जनता के कार्यों के प्रति आकर्षित करते हैं और शासन को जनहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका को जनता का रंगमंच कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि व्यवस्थापिका का संगठन किस प्रकार का हो, कि व्यवस्थापिका एक सदन वाली होनी चाहिए या व्यवस्थापिका दो सदन वाली होनी चाहिए। जैसे दो सदन क्या मतलब है, जैसे भारत में संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है उसके दो सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड सभा। इसी तरह अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है जिसे कांग्रेस कहा जाता है, उसके दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो दो सदन होने चाहिए या एक सदन होने चाहिए, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकांश जो राजनीति वैज्ञानिक हैं वो इस बात पर सहमत हैं कि सदन जो है वो द्विसदनात्मक होना चाहिए। संसद के सदन के दो सदन होने चाहिए। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अगर होती है तो उसका क्या लाभ होता है, उसका प्रथम बिंदु है, प्रथम सदन की मनमानी पर रोक लगती है। ये एक सर्वमान्य तथ्य है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और बिना किसी प्रतिबंध के दी हुई शक्ति मनुष्य को नितांत भ्रष्ट कर देती है। अतः व्यवस्थापिका अत्याचारी, भ्रष्ट व स्वेच्छाचारी न होने पाए, इसके लिए दो सदन होना आवश्यक है। तो ये प्रथम सदन की मनमानी पर रोक लगाता है। दूसरा, अगर दो सदन होते हैं तो दूसरा हमारा बिंदु है सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो जाता है। अगर दो सदन होंगे तो निम्न और मध्यम वर्ग के सदस्यों को ही प्रतिनिधित्व मिल पाएगा अगर एक सदन होगा तो। अगर दो सदन होंगे तो सभी वर्गों, खासकर अल्पसंख्यकों, विशेष वर्गों और अनुभवी लोगों का सदन बनाया जा सकता है। तीसरा बिंदु है हमारा अविचारपूर्ण कानून निर्माण पर रोक लगेगी, कि अगर एक ही सदन विचार करेगा तो उसमें अगर कोई बुराई रह भी जाती है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर दो सदन होंगे तो प्रथम सदन द्वारा यदि कोई जल्दबाजी में कोई विधेयक पास कर दिया गया है तो दूसरा सदन उस पर जांच करके उसे गलती को ठीक कर सकता है। चौथा बिंदु हमारा है कार्य विभाजन से लाभ, कि अगर जो विधेयक व्यवस्थापिका में प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें दो वर्गों में बांटा जा सकता है। ऐसे विधेयक जिन्हें तुरंत पास करने की आवश्यकता हो उन्हें राज्यसभा से या दूसरे सदन से पहले पास करा करके और फिर प्रथम सदन में भेज करके और पास करा करके लागू करने के लिए भेजा जा सकता है। और जो विधेयक विचारपूर्ण तरीके से लंबा समय लेकर के सबकी सहमति से पास करना है, उसे आराम से पास करने की प्रक्रिया के अंतर्गत दूसरे सदन में रखा जाए और उसे विचार के लिए वहाँ छोड़ दिया जाए। इस तरह से कार्य का बंटवारा करने से काम तेजी से भी होंगे और दोनों सदनों के अनुभवों का लाभ देश को मिल पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जनमत निर्माण में सहायक, जबकि जब दो सदन होंगे तो एक सदन के द्वारा यदि कोई कमी छोड़ दी गई है किसी कानून में तो दूसरा सदन भी उस पर विचार करेगा और ऐसे गलतियों को या ऐसी बातों को सामने लाने का प्रयास करेगा जिससे कि जनमत का निर्माण होगा,
किसी राष्ट्रीय महत्व के विषय पर या अन्य विषय पर जनता जागरूक होगी और उनको अपना मत निर्माण करने में सहायता प्राप्त हो सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता की रक्षा का साधन, कि जब दो सदन होंगे तो निश्चित रूप से जनता पर ऐसा कोई अत्याचारी या एक तरफा कानून नहीं लाया जा सकेगा जो जनता के हित में ना हो या जनता जैसे सहमत ना हो। निश्चित रूप से दूसरा सदन उसके ऊपर रोक लगाएगा और वो कानून पारित नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है कार्यपालिका की स्वतंत्रता में वृद्धि। जब दो सदन होंगे तो कार्यपालिका का कार्य बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों सदन एक दूसरे के मार्ग में रुकावट डालेंगे और कार्यपालिका को सही बात का ज्ञान हो पाएगा कि वास्तव में जो सही क्या है, और ऐसी स्थिति में उन्हें पर्याप्त समर्थन भी मिलेगा और वो काफ़ी मजबूती से काम कर पाएगी। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है अनुभवी लोगों का सदन। जो हम दूसरा सदन बनाते हैं वो जनरली अनुभवी लोगों का, योग्यताधारी लोगों का सदन होता है। जैसे भारत में भी हम देखें तो प्रथम सदन लोकसभा जो है वो लोकप्रिय लोगों का सदन है, जबकि राज्यसभा जो है वो अनुभवी लोगों का, विशेष योग्यता रखने वाले लोगों का, विशेष गुणों से युक्त लोगों का सदन है। संघ राज्यों के लिए भी आवश्यक है। जहाँ संघ होता है वहाँ पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदन आवश्यक रूप से होना चाहिए, जैसा भारत में है, अमेरिका में है। दोनों ही संघ राज्य हैं और दोनों ही जगह जो राज्यसभा और सीनेट है वो राज्यों के सदन के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में तर्क, कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। इसके लिए कहा जाता है कि ये लोकतांत्रिक नहीं है। इस पर एक गंभीर आरोप ये लगाया जाता है कि यदि दो सदन होते हैं तो कभी भी किसी विषय पर एक मत नहीं हो सकते। यदि एक सदन जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो फिर दूसरे सदन की क्या आवश्यकता है। यदि दूसरा सदन पहले का विरोध करता है तो दुष्ट है, और यदि सहमत हो जाता है तो व्यर्थ है। ऐसी बात अबे सीजे जो फ्रांसीसी विद्वान हैं उन्होंने कही है। इसके अलावा रूढ़िवादिता का गढ़ कहा जाता है कि जो अनुभवी लोग हैं वो पहल करने में, नए कार्य को शुरू करने में थोड़ा झिझकते हैं। इसलिए उनकी मंशा हमेशा ये रहती है कि जो परंपरा चल रही है, जो कार्य जिस प्रकार चल रहा है उसी प्रकार से चलता रहे, उसमें ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं लाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अपव्यय। यदि सदन दो होंगे तो निश्चित रूप से दो सदन के चुनाव कराना, इतने जनप्रतिनिधियों का जो है उनका वेतन भत्ता और अन्य प्रकार के खर्चे से उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है, तो निश्चित रूप से उसमें पैसे की अनावश्यक रूप से धन व्यय होता है। नेक्स्ट है संगठन की समस्या, कि संगठन कैसा हो। द्विसदनात्मक अगर है और उसमें हमने दूसरा सदन तैयार किया है तो सदन कैसा हो, मतलब उसका चुनाव कैसे कराया जाए। अगर उसको प्रत्यक्ष चुनाव से कराया जाता है तो फिर प्रथम सदन और उसमें द्वितीय में अंतर क्या रह जाएगा। यदि उसको हम मनोनयन रखते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि उसमें अप्रत्यक्ष रूप से हम चुनाव कराते हैं तो उसमें भी गुटबाजी में वृद्धि होने की संभावनाएं रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूसरा सदन अनावश्यक। जैसा कि अभी सीज ने भी कहा है कि अगर दूसरा सदन प्रथम सदन का विरोध करता है तो दुष्ट है, और यदि वो पहले सदन से सहमत हो जाता है तो व्यर्थ है। ये बात सही भी है कि यदि वो विरोध कर रहा है तो निश्चित रूप से कोई काम जो देश चाहता है वो नहीं हो पाएगा, और अगर वो विरोध नहीं करता है या उसकी गलतियां नहीं निकालता है तो निश्चित रूप से अविचारपूर्ण तरीके के कानूनों का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोनों सदनों में संघर्ष की आशंका भी रहेगी, कि जैसे जैसे कोई कानून के ऊपर विचार विमर्श होगा
तो दोनों सदनों में बहस होगी, तीव्र बहस होगी और यहाँ तक कि गाली गलौज की संभावनाएं भी उसमें बढ़ जाती हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और संघर्ष बढ़ जाता है। तो इसके अलावा और भी बिंदु इसके हम विपक्ष में रख सकते हैं, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की बात भी की जाती है, परंतु अल्पसंख्यकों को हम लोग दूसरी विधियों से भी प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। संघ राज्यों के लिए भी हम राज्यों का सदन इसे मानते हैं, परंतु वास्तव में राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो ऐसे कुछ तर्क जो है उसके विपक्ष में दिए जाते हैं। तो आपने दोनों चीज़ों को इसमें देखा, दोनों के तर्क आपने पढ़े और निष्कर्ष रूप में लेकिन हम ये कह सकते हैं कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ही उचित है, लोकतांत्रिक है और लोकमत के निर्माण में सहायक है।